हे एवरीवन, कैंग ऑरिजिन्स के 6 एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नथनियल कैंग के सूट को चुरा के रामाटोट के साम्राज्य में पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात वहां पे होती है द मून नाइट रमोना से। नथनियल इस नाम के इतिहास को अच्छे से जानता था, बट फिर भी वो कैंग के एडवाइस के अगेंस्ट रमोना के प्यार में गिर जाता है। पर कुछ ही समय में ये दोनों अपने आप को रामाटोट के महल में पाते हैं और रामाटोट रमोना को अपने आनंद बगीचे में भेजकर तथा नथनियल को बस मारने ही वाला होता है कि नथनियल उसको ये बताता है कि वो खुद भी उसी का ही एक वर्जन है। रामाटोट ये सुन के नथनियल पर अपनी अल्ट्रा डायोड से फायर करता है और नथनियल अपनी फ्री विल खो देता है। फिर नथनियल स्कार्ड सेंचुरियन के रूप में एन सभानूर उर्फ एपोक्लिप्स से लड़ता है, पर एपोक्लिप्स की आर्मी उसे हराने में कामयाब हो जाती है और नथनियल को लगी एक असहनीय चोट की वजह से उसकी फ्री विल वापस आ जाती है। वहीं रामाटोट को हराने के लिए भविष्य से फैंटास्टिक फोर भी आ चुके होते हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं रामाटोट को उनसे बच के भागना पड़ता है। वहीं रमोना का कोई अता पता नहीं होता है, पर वहाँ की हालत देख के नथनियल ये चीज समझ चुका होता है कि रमोना अब इस दुनिया में नहीं रही। कैंग अपने नथनियल के रूप में बिताए हुए समय के बारे में याद करता है और सोचता है कि वो इस बात को अच्छे से जानता था कि रामाटोट कुछ ही समय बाद कैंग के रूप में एवेंजर्स से लड़ेगा और इसलिए उसने कैंग से रिवेंज का एक प्लान बनाया। फिर वो एपोक्लिप्स के महल में जाके उसके सामने अपने सर को झुका लेता है और उससे बोलता है कि कैसे साथ मिलके वो रामाटोट को हरा सकते हैं। अब आगे Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एपोक्लिप्स अपने म्यूटेंट पावर्स को यूज करते हुए नथनियल से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो समय के बालक, अपने मानव मन को आने वाली चुनौती के लिए तैयार करो। तुम्हारे पूर्ववर्ती उस फेरो रामाटोट ने समय को अपना रखेल बना के रख दिया था। उसने समय के घंटों और मिनटों को धोखा दिया और जब समय ने अपनी संतुष्टि के लिए धैर्य की मांग की तो उसने उसके माध्यम से और तेजी से यात्रा की। एन सभानूर इस रास्ते की तलाश नहीं करेगा क्योंकि ये रास्ता कायरों से भरा हुआ है। इसलिए यदि तुम हमारे लक्ष्य उस अत्याचारी कैंग के विनाश के लिए युगों को पार कर रहे तो ये तुम समय के नियमों का पालन करते हुए करोगे। तुम समय के विनाश से तो सुरक्षित रहोगे लेकिन उसकी बुद्धि से प्रतिरक्षा नहीं करोगे। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो नथनियल रिचर्ड्स? नथनियल एपोक्लिप्स से कहता है, यही मेरा प्लान है एपोक्लिप्स, ऑफ कोर्स मैं ये चीज समझ रहा हूँ। अब ये लेक्चर देना बंद करो और मुझे मेरे रास्ते में भेजो। इसके बाद एपोक्लिप्स नथनियल को एक मम्मी कॉफिन में रख देता है जहाँ उसकी बॉडी एपोक्लिप्स के म्यूटेंट पावर्स की वजह से सुरक्षित रहती है और फिर धीमे धीमे बिना किसी समय रेखा की उल्लंघना करते हुए नथनियल पहुंच जाता है 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी की लेटेस्ट कवरेज देते हुए जेमसन्स न्यूज ऑफ वर्ल्ड मीडिया के एंकर्स बताते हैं कैसे लीड रिचर्स ऑफ फैंटास्टिक फोर इस वक्त एक्समैन से लड़ रहे हैं। वहीं न्यूली फॉर्म सुपर हीरो टीम एवेंजर्स अपने एक नए मेंबर का स्वागत कर रही। एंड गेस व्हाट, वो कौन है? ये वही है जो आधी शताब्दी से मरा हुआ था। बिल्कुल, यहाँ बात हो रही है कैप्टन अमेरिका की। पर तभी ये न्यूज रोकते हुए जेमसन्स न्यूज के एंकर्स बताते हैं कि अभी अभी एक फ्लाइंग सॉसर वर्जीनिया में देखा गया है। वहाँ से सभी सिविलियंस को हटा दिया गया है, पर अभी इस चीज का गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही कि ये क्या है। क्या ये दूसरे ग्रह से आए एलियंस का हमला है या फिर ये कुछ और है? कैंग इस मूवमेंट के बारे में सोचते हुए कहता है, नहीं, ये कोई एलियन इन्वेजन नहीं था, ये असल में कैंग द कॉन्कुलर था। वहीं वर्जीनिया में एवेंजर्स पहुंच चुके होते हैं और कैंग इस पल को नथनियल के दृष्टिकोण से याद करते हुए वापस सोचता है, द एवेंजर्स, उनके नाम मेरे कई साल की रिसर्च की वजह से मेरे कानों में गूंज रहे थे। थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, जायंट मैन, वॉस्प, ये सब मेरी याद में ज्यादा बड़े दिखते थे, पर उन्होंने उस बच्चे की तरफ ध्यान भी नहीं दिया जो उनसे कुछ ही दूर खड़ा था। उन्हें लग रहा था कि वो कैंग को अगर यहाँ हरा देंगे तो वो हमेशा के लिए हार जाएगा, पर मैं अच्छे से जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। कैंग समय रेखा को पार करके वहाँ से जाने वाला था, पर मुझे उसको इससे पहले रोकना था और इसलिए जब थॉर अपने हैमर से और कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से कैंग से लड़ रहे थे उस समय मैंने कैंग की शिप को अपना दोस्त बनाया क्योंकि ये शिप सिर्फ कैंग को ही पहचानती है। शायद ये वही मोमेंट था जब मैं वास्तव में कैंग की तरह सोच रहा था। मुझे वास्तव में कैंग की तरह अपनी चतुर चाल पे बहुत गर्व था और मैं कैंग की तरह ही आने वाले परिणामों से अनजान था। कहानी हमें वापस उस जगह ले जाती है जिसको हमने कैंग ऑरिजिन्स के 3rd एपिसोड में देखा था। अगर आपने वो एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा कैसे कैंग ने एवेंजर्स से लड़ाई के दौरान रेडियो एक्टिविटी को एक हथियार के तौर पर यूज किया था और उसी समय थॉर के हैमर ने उसके हथियार को उसी के लिए घातक बना दिया था। कैंग वहाँ से बच के भाग जाता है, उसकी सिर्फ हवा में ही गायब हो जाती है और उस समय हमें ये नहीं पता था कि कैंग एवेंजर्स से बच के खुद अपने आप का सामना करने वाला है। नथनियल कैंग के शिप में स्वागत करने के लिए खड़ा होता है और उसे देख के कहता है, समय को अपना माध्यम बना के तुम बहुत भाग लिए कैंग, पर अब तुम्हारा समय समाप्त होता है। तुमने समय और ब्रह्मांड को इतनी बार धोखा दिया है। तुम रामाटोट के रूप में फैंटास्टिक फोर से बच के भागे हो और आज तुम एवेंजर्स से बच के भाग रहे हो, पर आज वो दिन होगा जब तुम मुझसे नहीं बचोगे, तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। कैंग उसे देख के थोड़ा चौंका हुआ होता है और उसे कहता है, तुम
तुम यहाँ कैसे? मैंने अपने एंसेस्टर की टाइम मशीन को अभी तक तो डिस्कवर नहीं किया था। आखिर क्या हो तुम? नेथनियल उससे कहता है, मैं वो हूँ जिसे तुमने अपना दूसरा मौका बनाया था और अब तुम्हारे पास खुद को दोष देने के अलावा कोई उपाय नहीं है। कैंग उससे कहता है, तो तुम एक निराशा और विश्वासघाती हो। नेथनियल उससे कहता है, तुमने अपने घटिया से फेरो के जीवन में कई पाप किए थे, पर उसमें एक पाप ऐसा था जिसमें तुम्हारी वजह से एक रमोना नाम की लड़की मारी गई थी। मैं उस लड़की से प्यार करता था और मैं उसका एवेंजर हूँ। कैंग चिल्ला के कहता है, बस बहुत हुआ। नेथनियल अपने हथियार को कैंग की तरफ निशाना साधते हुए कहता है, तुम्हारा समय समाप्त हुआ कैंग। कैंग उससे कहता है, अच्छा ऐसा क्या? तो अब तुम क्या करोगे लिटिल कैंग? नेथनियल उसे कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें जान से मारूंगा, उसके बाद मैं हर समय में जाके तुम्हारे हर कॉन्क्वेस्ट को मिटा दूंगा। मैं इस टाइम शिप को लेके रामाटोट बनूंगा, वहां मैं रवोना को बचाऊंगा और तुम्हारी इस घटिया लेगेसी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और कैंग का जीवन एक अनकॉन्कुलर का जीवन रहेगा। कैंग झल्ला के उसको कहता है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? अगर मैंने तुमको ट्रेन किया है तो तुम जानते हो कि क्रोनो स्क्रीन तुम्हारे विरोधाभास के वजन के नीचे दब जाएगी। तुम टाइम के ताने बाने को ही जहरीला बना दोगे। नेथनियल उसे देख के कहता है, टाइम की औकात कैंग के सामने कुछ नहीं है। नेथनियल उस वेपन का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है और एक आवाज आती है और वो उनसे कहती है, कितना उपयुक्त वाक्य है ये, क्योंकि जल्दी तुम ये समझ जाओगे कि कैंग की औकात डूम के सामने कुछ नहीं है। कैंग, तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है। हम देखते हैं ये अनजान आवाज डॉक्टर डूम की है। डॉक्टर डूम उनसे कहता है, मुझे माफ करना, मैंने वो ट्रेडिशनल मोनोलॉग नहीं बोला, पर ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ऐसे बहुत से कारनामे हैं जिनकी जानकारी तुम दोनों में से एक को भी नहीं है। मेरी मोटिवेशन तुम दोनों के लिए ही बेकार होगी। एंड वेल, अब कुछ समय बाद ही तुम दोनों मारे भी जाओगे, तो वैसे भी इस चीज का क्या ही फर्क पड़ता है। नेथनियल उससे कहता है, डूम, मेरा नाम नेथनियल रिचर्ड्स है, मुझे तुम्हारी लाइब्रेरी मिली थी। और इससे पहले नेथनियल अपनी बात कह पाता, डूम उससे कहता है, डूम को तुम्हारी पहचान पता है लड़के, कॉन्वर्जेंस ऑफ कैंग्स ने एक परफेक्ट टेम्पलर लोकेशन क्रिएट की है जहां से तुम इतिहास के जड़ और शाखा की वजह से मारे जा सकते हो। मैंने एक बार कसम खाई थी कि मैं ही तुम्हें जान से मारूंगा, पर ये तुम्हारी खुद की गैर जिम्मेदाराना हरकत है जो तुम्हारे कार का कालन बनेगी। कैंग उन दोनों को देख के कहता है, अतीत के भविष्य का एक हथियारा और भविष्य के अतीत का एक बच्चा, ये कक्ष समय का उपहास बन गया है। और डूम, कुछ सोर्सेज ऐसा कहेंगे कि शायद तुम मेरे पूर्वज हो, पर ऐसा मत सोचना कि ये बात मुझे तुम्हें समाप्त करने से रोकेगी। स्वतंत्र रूप से तुम दोनों एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे हो कि कैंग को मरना ही होगा, और फिर भी तुम में से किसी ने भी इस क्षण को नहीं देखा। तुम लोगों के लिए ये एक अलिखित अतीत है और मेरे लिए एक अलिखित वर्तमान। लेकिन अब तक जो तुम लोगों ने मुझे बताया है उसके आधार पर एक चीज तो निश्चित है कि कैंग ही भविष्य है। ये कहते ही कैंग डॉक्टर डूम पे हमला कर देता है। कैंग और नेथनियल दोनों डूम पे वार किए जा रहे थे, पर कुछ ही समय में डूम दोनों पे ही डोमिनेट करने लगता है। वो उन्हें बताता है कि वो सिर्फ टाइम मशीन के साथ नहीं बट मैजिक के साथ भी खेलता है। इस समय नेथनियल कैंग से कहता है कि कैसे वो सब चीज जानता है जो आगे कैंग के फेल होने का कारण बनेगी, और इस वक्त उन्हें एक साथ मिलकर डूम को हराना होगा। और अगर वो नेथनियल की बात मान जाता है तो भविष्य में कैंग हर वो चीज कॉन्कर कर पाएगा जिसका वो सामना करने वाला है। कैंग उसकी बात सुन के वही करता है जो नेथनियल कहता है, और बड़ी ही चतुराई के साथ नेथनियल और कैंग डूम को हराने में कामयाब हो जाते हैं। भविष्य का कैंग अपने जीवन के इस अद्भुत पल को नेथनियल के रूप में याद करते हुए सोचता है, जब मैं स्कूल में था तो मुझे किसी और की कंपनी कभी पसंद नहीं थी और मेरा एक नर्ड होना भी मेरी पॉपुलैरिटी को बढ़ा नहीं रहा था, पर ये मेरे लिए कोई मैटर भी नहीं करता था क्योंकि वो सब के सब बच्चे थे। पर उस दिन जब मेरा 16वां बर्थडे था, वो मुझे एक कोने में ले गए और मुझे मारने लगे। मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि मुझसे कितना नफरत करते हैं, पर मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता था। वो मेरे पास आते हैं और आके मेरा गला काट देते हैं। मैं 1 साल तक हॉस्पिटल में था। मैं 1 साल तक ये सोच रहा था कि भविष्य में मैं क्या बनूंगा। विक्टर वॉन डूम मेरी इंस्पिरेशन था। वो वही रीजन था जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं दुनिया बदल सकता हूँ, वो इंसान जिसके जैसा मैं बनना चाहता था। पर मुझे मिला क्या? कैंग। मैं और कैंग एक साथ खड़े होकर अपने मैचिंग फोर्स फील्ड टेक्नोलॉजी के जरिए डूम के कदम को रोक रहे थे। हम साथ खड़े थे उस इंसान के सामने जो मुझसे उन्हीं स्कूल वाले लड़कों की तरह नफरत करता था जिन्होंने मुझे समझने की जगह मुझे अपंग बना दिया था। पर इस दिन उस बुली के पास वो चाकू नहीं था जिससे वो मेरा गला काट सके। और तभी नेथनियल और कैंग डूम को एक पोर्टल के जरिए फेंक देते हैं और कैंग अपने टाइम शिप में लगे कंप्यूटर से कहता है, कंप्यूटर फोर्स फील्ड को बीच के पास लाओ, यंग नेथनियल अब मेरे साथ चलेगा, हमें साथ में भविष्य लिखना है। नेथनियल कैंग से कहता है, नहीं कैंग, ऐसा नहीं होगा। डूम की एक बात सच थी, तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है।
कैंग अपने आखिरी शब्दों लॉन्ग लिव कैंग के साथ मारा जाता है। भविष्य का कैंग इस पल को याद करते हुए कहता है, और कुछ इस तरह मैं कैंग से आजाद हो पाया। मैंने शिप के क्रोनोमेट्री को ऐसे सेट किया जिससे मैं ओरिजिनल लामा टूट के आने से कुछ दिन पहले इजिप्ट पहुंच सकूं। मैंने कैंग की शिप को एक स्फिनिक्स का शेप दिया और हालांकि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था, पर इस चीज की खुशी को ना मनाते हुए मैंने अपना ध्यान सिर्फ लक्ष्य पे लगाए रखा। मैंने सोचा था कि मैं रामा टूट के रूप में रवोना को बचा पाऊंगा, जो मैं नेथनिया के रूप में नहीं कर पाया था। मेरा प्लान अच्छे से काम कर रहा था, पर इस बार रवोना ने इस मास्क के पीछे के नेथनिया को नहीं देखा, और जब मैंने उसे बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसने मुझसे कहा कि अपने प्यार के खातिर मैं उसे आजाद कर दूं। उसे समझाने का ज्यादा वक्त नहीं था। एपोक्लिप्स की आर्मी मेरे गेट पे खड़ी थी, तो मैंने रवोना के क्रोध को स्वीकार किया पर उसे आजाद नहीं किया। मेरे यंगर सेल्फ नेथनिया को मैंने उसी अल्ट्रा डायोड रे से फायर किया जैसा किसी समय में रामा टूट ने मुझ पे फायर किया था, ताकि उसकी डेस्टिनी उसको वहीं पे लेके आए जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ। रवोना की सेफ्टी के लिए मैंने उसे एक स्पेशल कंपाउंड में शिफ्ट करा दिया। ये जगह बहुत खुफिया थी और बाहर चल रही जंग से इसका कोई वास्ता नहीं था। मेरा प्लान था कि इस वॉर के बाद मैं उससे मिलूंगा और उसे सब कुछ समझा दूंगा, पर मैं एक बार फिर गलत था। मैं भूल चुका था कि भविष्य से कुछ नायक आने वाले हैं जो मुझे यहाँ से भगा देंगे। मुझे लगा था कि मेरी अल्ट्रा डायोड रे और मेरी आर्मी इन्हें हरा देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं उसी तरह भागा जैसे किसी टाइम में वो भागा था। मैं वहाँ से आगे बढ़ता रहा। ना ही मेरे पास कोई डायरेक्शन था, ना ही कोई प्लान, और मैं बढ़ते बढ़ते एक वॉल्ट ऑन फ्यूचर में आ चुका था। मैं अपनी फिक्स्ड ऑरिजिन 31st सेंचुरी से 1000 साल आगे आ चुका था। ये वही वॉल्ट ऑन फ्यूचर था जिसने कैंग को कैंग बनाया था। उसी समय एक अनजान हाथ नेथनियल उल्फ रामा टूट की तरफ बढ़ता है उसे सहारा देने के लिए। कैंग इस पल को याद करते हुए कहता है, एक बार फिर समय ने मेरे लिए एक आश्चर्य का आयोजन किया, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं उस सुंदर से नाम वाली लड़की को कॉन्कर कर चुका हूँ, पर समय का ये खेल मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रवोना एक बार फिर एक अलग रूप में मेरे सामने खड़ी थी।